नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति जारी की और जिम्मेदार पर्यटक अभियान शुरू किया। भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी केवल 50% लक्ष्य ही पूरा कर पाई। नागर विमानन मंत्रालय ने निकट भविष्य में भारत में ईवी टोल विमानों के संचालन की संभावना प्रकट की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 75% नदी निगरानी स्टेशनों ने भारी धातुओं के प्रदूषण की सूचना दी। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सतत पर्यटन नीति यानी NSST जारी की और जिम्मेदार पर्यटक अभियान शुरू किया। ये रणनीति सतत और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों के विकास पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी की गई है। ये सम्मेलन पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में आयोजित किया था। राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति के कई लक्ष्य हैं, जैसे कि भारतीय पर्यटन क्षेत्र में संधारणीयता को मुख्य धारा में लाना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते हुए अधिक लचीला, समावेशी, कार्बन तटस्थ और संसाधन कुशल पर्यटन सुनिश्चित करना। संधारणीय पर्यटन में कई पहलू शामिल हैं। इस पर्यटन में वर्तमान और भविष्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का संपूर्ण आकलन निहित होता है। ये आगंतुकों, उद्योग, पर्यावरण और मेजबान समुदायों की जरूरतों को पूरा करता है। सबसे पहली बात तो ये पर्यावरणीय संधारणीयता पर ध्यान देता है। ये संसाधन दक्षता और प्राकृतिक विरासत तथा जैव विविधता का संरक्षण करता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक संधारणीयता के लिए ये मेजबान समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक प्रामाणिकता का सम्मान करता है और उनकी निर्मित और जीवित सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना इसका सिद्धांत है। आर्थिक संधारणीयता के तहत ये सभी हितधारकों को सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। इस रणनीति में 7 रणनीतिक स्तंभों की पहचान की गई है। इस रणनीति के प्रमुख हितधारक हैं केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारी संस्थान, उद्योग, गैर सरकारी संगठन और स्थानीय समुदाय। ये रणनीति कई सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है, जैसे कि SDG 8 के तहत ये पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए गरिमापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने में मदद करेगी। वहीं सतत विकास लक्ष्य 12 के तहत ये संधारणीय उपभोग और उत्पादन में मदद करेगा। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य 14 के तहत ये महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण तथा संधारणीय उपयोग करेगा। पर्यावरण की संधारणीय रणनीति के स्तंभ हैं पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा, जैव विविधता का संरक्षण करना, आर्थिक संधारणीयता को बढ़ावा देना, सामाजिक सांस्कृतिक संधारणीयता को बढ़ावा देना, संधारणीय पर्यटन के प्रमाणन की योजना विकसित करना, सूचना, शिक्षा और संचार क्षमता का निर्माण करना और अभिशासन। भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का मूल लक्ष्य नवंबर 2022 तक हासिल करना निर्धारित किया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण, जिसे कि E20 भी कहा जाता है, इसका लक्ष्य रखा था। इथेनॉल मिश्रण को एक ऐसे मिश्रित मोटर ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें इथाइल अल्कोहल होता है। ये कम से कम 99% शुद्ध होता है। ये इथेनॉल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है और विशेष रूप से गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है। क्योंकि ये पादप आधारित उत्पाद है, इसलिए इसे नवीकरणीय ईंधन माना जाता है। इथेनॉल मिश्रण में सुधार के लिए कई उपाय किए गए हैं। सरकार ने मक्का और भारतीय खाद्य निगम के चावल से इथेनॉल का लाभकारी मूल्य तय किया है। सरकार चीनी मिलों और आसवनियों को उनकी आसवन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार उन्हें बैंकों से ऋण लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सरकार ऐसे ऋणों पर 6% तक की ब्याज छूट वहन कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायो इथेनॉल की सीधी बिक्री की अनुमति देने के लिए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आपूर्ति, वितरण और कदाचार निवारण आदेश 2005 में संशोधन किया है। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश है।
इथेनॉल मिश्रण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये प्रदूषण को कम करता है। बायोमास से बने इथेनॉल के दहन को वायुमंडलीय दृष्टिकोण से कार्बन तटस्थ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बायोमास बढ़ रहा है, ये CO2 को अवशोषित करता है, जो कि इथेनॉल के दहन पर उत्पादित CO2 को समायोजित कर सकता है। ये भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करेगा। इस तरह से कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये किसानों और चीनी मिलों के लिए भी लाभदायक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी केवल 50% लक्ष्य ही पूरा कर पाई। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत वर्ष 2022 तक 1,20,00,000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत अभी तक केवल 60 लाख मकानों का निर्माण ही पूरा किया जा सका है। ये योजना निम्न आय वर्ग के लोगों की शहरी आवास की कमी को पूरा करती है, जिनमें झुग्गीवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग आते हैं। ये महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकानों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है। इस लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ने के जो कारण हैं, उसमें स्पष्ट स्वामित्व और अन्य भूमि दस्तावेज की कमी है। कोविड-19 भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि कोविड के दौरान केवल 7 लाख घरों का ही निर्माण किया जा सका, जबकि महामारी से पहले के वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 49 लाख घर बनाए गए थे। इसके अलावा बड़े लक्ष्यों वाले राज्यों में घरों के निर्माण की दर धीमी रही है। ये 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योजना के लगभग 70% लक्षित घरों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से केवल 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आवासीय इकाई निर्माण दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है। केंद्र सरकार द्वारा निधियों को रोकना भी एक वजह है। कुछ राज्य योजना के लिए अपने हिस्से की अंशदान राशि देने में भी विफल रहे हैं। इस योजना के 4 कार्यक्षेत्र हैं। स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास। इसके तहत भारत सरकार द्वारा अनुदान के तहत 1 लाख रुपए प्रति आवास दिया जाता है। 4,60,000 घरों को ISSR यानी स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास घरों को मंजूरी दी गई। दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इसके तहत 3 से 6.5% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2,67,000 रुपए का लाभ प्रदान किया गया। इसके लाभार्थी हैं 8,18,000। तीसरा है साझेदारी में वहनीय आवास। इसके तहत भारत सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर 1.5 लाख रुपए प्रति आवास दिया जाता है। इस क्षेत्र में 28 लाख AHP घरों को मंजूरी दी गई है। चौथा है लाभार्थी द्वारा जब निर्माण किया जाता है तो इसके तहत भारत सरकार द्वारा अनुदान के तौर पर 1.5 लाख रुपए प्रति आवास प्रदान किया जाता है। 62 लाख घरों को लाभार्थी द्वारा निर्माण के तहत मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने निकट भविष्य में भारत में EV टोल विमानों के संचालन की संभावना प्रकट की है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग विमानों के निर्माताओं द्वारा भारत में बेस स्थापित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने की संभावना तलाश रही है। EV टोल स्वच्छ, शोर रहित और सस्ते वायु यातायात उपायों का एक नया वर्ग है। ये शहरी यातायात में मौलिक बदलाव की क्षमता रखता है। भारत शहरी हवाई यातायात सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2047 तक EV टोल विमानों को उपयोग में लाएगा। वर्ष 2021 में EV टोल का वैश्विक बाजार $8.5 मिलियन था। इसके वर्ष 2030 तक $30.8 मिलियन हो जाने का अनुमान है। EV टोल विमान मंडराने यानी कि होवरिंग करने, टेक ऑफ करने और लंबवत रूप से लैंड करने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। अधिकांश EV टोल्स वितरित विद्युत प्रणोदन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें एयरफ्रेम के साथ जटिल प्रणोदन प्रणाली को समेकित किया जाता है। ये तकनीक मोटर, बैटरी, ईंधन सेल और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक प्रौद्योगिकियों में विकास के आधार पर विद्युत प्रणोदन के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। ये शहरी हवाई यातायात सुनिश्चित करने वाली नई वाहन प्रौद्योगिकी की आवश्यकता से प्रेरित है। EV टोल विमान के उपयोगों की बात करें तो ये अग्निशमन, लोक सुरक्षा, खोज और बचाव, आपदा राहत तथा कानून के प्रवर्तन के लिए उपयोगी है। EV टोल प्रमाणन जटिल है। इसके कारणों में शामिल है शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध संचालन, नई बैटरी प्रणाली का होना और उच्च स्तर की अत्यधिक स्वचालित पद्धति। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा है। ये परामर्श विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
स्वच्छ और हरित अभियान के व्यापक अधिदेश के तहत जारी किया गया है। स्वच्छ और हरित अभियान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। इस परामर्श के प्रमुख विषयों में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों की पहचान करेंगे और ऐसे विकल्पों के बारे में लोगों की भागीदारी के माध्यम से नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को भी पास के सीमेंट संयंत्रों या अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ समझौते करने की सलाह दी गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का एक हिस्सा या तो सीमेंट संयंत्रों में या फिर सड़क निर्माण उद्देश्यों के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए। एकल उपयोग प्लास्टिक से मतलब है ऐसे प्लास्टिक उत्पाद जिसका निपटान या पुनर्चक्रण से पहले एक ही उद्देश्य के लिए एक बार उपयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं बोतलें, रैपर, स्ट्रॉ, बैग आदि। इससे पहले केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम के या नए पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत लगाए गए थे। दरअसल एकल उपयोग प्लास्टिक को मना करने के 9 कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये जीवाश्म ईंधनों से निर्मित होते हैं। दूसरा, इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। तीसरे, इनका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों तक रहता है। चौथा कारण है कि केवल कुछ का ही पुनर्चक्रण किया जा सकता है। पांचवा है ये खाद्य और पेय में विषाक्त घटक घोल देते हैं। ये हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर कारक भी हैं। ये महासागरों को प्रदूषित करते हैं। ये समुद्री जीवों और पक्षियों की मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके अलावा ये हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार 75% नदी निगरानी स्टेशनों ने भारी धातुओं के प्रदूषण की सूचना दी है। सीएससी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रत्येक 4 नदी निगरानी स्टेशनों में से 3 में विषाक्त भारी धातुओं के खतरनाक स्तर पाए गए हैं। 117 नदियों और सहायक नदी क्षेत्रों में विस्तारित 1/4 निगरानी स्टेशनों ने 2 या 2 से अधिक विषाक्त धातुओं के उच्च स्तर की रिपोर्ट दी है। सीएससी के मुताबिक 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खतरे में हैं। ये हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। भारी धातुएं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। इनका परमाणु भार ज्यादा होता है। साथ ही इनका घनत्व जल के घनत्व से कम 5 गुना ज्यादा होता है। विषाक्त भारी धातुओं में सीसा, लोहा, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबा शामिल है। भारी धातुओं के प्रदूषण के कारण जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में भी वृद्धि हो रही है। खनन, मिलिंग, प्लैटिंग और सरफेस फिनिशिंग उद्योग अलग अलग तरह की विषाक्त धातुओं को पर्यावरण में छोड़ते हैं। भारी धातुओं के संपर्क में आने के प्रभाव की वजह से स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। भारी धातुओं के संपर्क में आने से शारीरिक, मांसपेशीय और तंत्रिका संबंधी अपक्षयी प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। इससे अल्जाइमर, पार्किंसंस आदि रोगों का खतरा बढ़ जाता है। वहीं भारी धातुओं के पर्यावरणीय प्रभावों की बात करें तो इससे कार्बनिक प्रदूषकों की जैव निम्नीकरणीय क्षमता प्रभावित होती है। इससे वे कम अपक्षयकारी हो जाते हैं। भारी धातुओं का पौधों पर जो प्रभाव पड़ता है उसमें मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। वर्ष 2021 में आईआईटी मंडी ने जल के नमूनों से भारी धातुओं को अलग करने के लिए बायोपॉलीमर आधारित सामग्री का उपयोग करके रेशेदार झिल्ली फिल्टर विकसित किया है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद। संचार मंत्रालय के अनुसार भारत आईटीयू परिषद के लिए दोबारा निर्वाचन में हिस्सा लेगा। आईटीयू सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये समाज को जोड़ने के लिए कार्य करता है। ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सतत विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये परिषद आईटीयू संविधान, आईटीयू कन्वेंशन, प्रशासनिक विनियमों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विनियम और रेडियो विनियम, इनके प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी कदम उठाती है। फ्रंट रनिंग। भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग फ्रंट रनिंग के कई आरोपों से प्रभावित हुआ है। फ्रंट रनिंग एक बाजार कदाचार है जहां एक डीलर या व्यापारी या फंड मैनेजर जो कि शेयर खरीद के आगामी बड़े ऑर्डर्स के बारे में जानता है, ये एडवांस में थोक में वही शेयर खरीद लेता है, तो इसको फ्रंट रनिंग कहा जाता है। इस तरह की थोक खरीद शेयर की कीमतों को बढ़ाती है। भारत में ये अवैध है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन का आरंभ। लाइव का विचार ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के पक्षकारों के 26वें सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया था।
ये मिशन एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने पर लक्षित है जो पर्यावरणीय रूप से अनुकूल व्यवहारों को स्वसंधारणीय बनाने के लिए प्रबल और सक्षम बनाएगा। इसका विजन एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल यानी P3 कहा जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने P3 मूवमेंट की शुरुआत की थी। ये भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। फिशिंग कैट। हाल ही में द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का विकास प्राधिकरण ने एक अध्ययन आयोजित किया है। इस अध्ययन के अनुसार चिल्का झील लगभग 176 फिशिंग कैट्स का अधिवास स्थल है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। ये संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर किया गया पहला वन्यजीव आबादी अनुमान है। फिशिंग कैट एक कुशल तैराक होती है। इसका आकार पालतू बिल्ली के आकार से 2 गुना होता है। ये पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। वर्ष 2020 में इसे चिल्का के दूत के रूप में नामित किया गया था। फिशिंग कैट दलदली भूमि, मैंग्रोव, बाढ़ वाले वन और अन्य आर्द्र भूमियों जैसे कि 10 एशियाई देशों में पाए जाते हैं। IUCN में फिशिंग कैट की स्थिति एंडेंजर्ड की है। कॉर्बेवैक्स। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने सभी वयस्कों के लिए कोविशील्ड या कोवैक्सिन की 2 खुराक के बाद कॉर्बेवैक्स को कोविड-19 बूस्टर के रूप में मंजूरी दी है। वर्तमान में कॉर्बेवैक्स का उपयोग 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के रूप में किया जा रहा है। कॉर्बेवैक्स एक पुनः संयोजक प्रोटीन सब यूनिट टीका है। ये SARS-CoV-2 के एक विशिष्ट हिस्से यानी कि वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन से बना है। कॉर्बेवैक्स mRNA और वायरस वाहक टीकों की तरह केवल स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। स्पाइक प्रोटीन वायरस को कोशिकाओं में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है ताकि ये प्रतिकृति बना सके और बीमारी का कारण बन सके। घर के ऊपर सौर अभियान, सोलर रूफटॉप। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित करने के लिए जन समर्थन जुटाना है। इस अभियान का लक्ष्य 100 भारतीय कस्बों और शहरों के बीच सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय सरकार, नागरिकों और नगर पालिकाओं को एक साथ लाना है। सरकार सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए परिवारों को 40% सब्सिडी प्रदान कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण पंचकुला, हरियाणा में आरंभ किया गया है। यूथ गेम्स खेलों के विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों खेलो इंडिया का एक हिस्सा है। इसका आयोजन राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय संयुक्त रूप से करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को 5 अलग अलग शहरों पंचकुला, शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली ने आयोजित किया है। इन खेलों में भारत के 5 स्वदेशी खेल कलारीपयट्टू, थांगटा, गतका, मलखंब और योगासन सहित कुल 25 खेल शामिल होंगे। संप्रीति 10 अभ्यास। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। कबीर। हाल ही में राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वो आत्मा की वेदांत की अवधारणाओं में विश्वास करते थे। कबीर ने भगवान के निराकार रूप यानी कि निर्गुण रूप को माना, इसलिए वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनके लेखन का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी रचनाओं में कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साखी ग्रंथ जैसे शीर्षक शामिल हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में महान संत कबीर के 500 से अधिक दोहे शामिल हैं। कबीर मूलतः कवि, रहस्यवादी, संत और समाज सुधारक थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। कतर, यहाँ की राजधानी दोहा है। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कतर की यात्रा की है। कतर की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो ये फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्वतंत्र अमीरात है। कतर एक प्रायद्वीप पर स्थित है जो अरब प्रायद्वीप से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये बहरीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। कतर की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका अधिकांश क्षेत्र मैदानी है। इसमें कोई पर्वत नहीं है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विश्व
विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ ताजे जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।